नमस्कार। प्रणाम इंडिया के 7 PM लाइव में आप सबका स्वागत है। विश्व गुरु का डंका पीटने वाली सरकार अब क्या करेगी? चाणक्य भी इनके फेल हो गए, उनका भी नाम जो है वॉशिंगटन पोस्ट के आर्टिकल में आ गया। आपको याद होगा कल हमने एक प्रोग्राम किया था जिसमें जिक्र किया था कि जिस विकास यादव को कई लोग बता रहे थे कौन है ये, क्या ये स्टेट का आदमी है या ये रॉ में था या सीआरपीएफ में पहले था, उसकी एक बहुत बड़ी खबर जो है वो इंडियन एक्सप्रेस में छपी है। दिल्ली पुलिस ने उसको पिछले साल दिसंबर में एक बिजनेसमैन को किडनैप करने और उससे सोने की चेन और पैसे लूटने के लिए गिरफ्तार किया था। तिहाड़ में बंद रहा। 22 अप्रैल को उसकी बेल हुई। ये सारा मामला क्या है, इस पे हम आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर सुधीर सक्सेना जी हैं। डॉक्टर सुधीर सक्सेना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये जो हम कल डिस्कस कर रहे थे विकास यादव का मामला, जिसमें डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने वारंट इशू कर दिए हैं, एफबीआई उसको ढूंढ रही है और इंडियन एक्सप्रेस में एक चौंकाने वाली खबर छपती है। उस खबर का जो है क्या है, मैं आपको बता देता हूं नटशेल में, कि विकास यादव ने रोहिणी के एक बिजनेसमैन को कांटेक्ट किया, उसके साथ उठा बैठा, क्योंकि उसकी सप्लाई जो थी वो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में थी। उससे पूछा तुम क्या करते हो भाई? उसने कहा कि मेरा सामान जाता है। उसका मेन इंटरेस्ट था कि पैसा वहां से तुम्हारे पास कैसे आता है। जब उसका सारा बिजनेस मॉडल उसने समझ लिया, एक कार डीलर को डिफेंस कॉलोनी के अपार्टमेंट में इस आदमी को ले जाता है। उसको कहता है कि तुम्हारे नाम से लॉरेंस बिश्नोई ने सुपारी दे रखी है। कितना विचित्र मामला है। विकास यादव भी लॉरेंस बिश्नोई का नाम लेता है, उसको धमकाता है, उससे पैसे लेता है और ये सारी चीजें पुलिस की एफआईआर और चार्जशीट में लिखी हैं। फिर वो आदमी पुलिस के पास जाता है, दिल्ली पुलिस से कंप्लेंट करता है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल, ध्यान दीजिएगा, दिल्ली पुलिस की जी जी। स्पेशल सेल उस पर तुरंत कार्रवाई करती है और उसको अरेस्ट कर लेती है, तिहाड़ भेज देती है 23 दिसंबर को। और मार्च में वो एक पटिशन डालता है पटियाला हाउस कोर्ट में कि मुझे बेल चाहिए, मेरी 1 साल की बच्ची बीमार है। और उसके बाद 22 अप्रैल को उसको 30,000 की जमानत पर रेगुलर बेल मिलती है। इन द मीनट्रीम अमेरिकन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस इंडियन सरकार को डोजियर भेजता है, जिसमें वो कहता है गुरपतवंत सिंह पन्नू के जो हत्या की साजिश थी, जिसमें निखिल गुप्ता को चेक रिपब्लिक से अरेस्ट किया गया था। वो निखिल गुप्ता भी संदिग्ध आदमी है। निखिल गुप्ता पहले ड्रग्स में गुजरात में डील करता था। विकास यादव ने उससे कहा कि तुम्हारे सारे केसेस मैं खत्म करा दूंगा, तुम मेरा ये काम कराओ। और क्या काम बताया उसको? काम ये बताया कि गुरपतवंत सिंह पन्नू एक खालिस्तानी समर्थक है, उसको उसको अमेरिका में मरवाना है। उसको पासपोर्ट मिल जाता है, उसका वीजा लग जाता है। वो पासपोर्ट और वीजा लेके चेक रिपब्लिक से एक अपने कंड्यूट से कांटेक्ट करता है अमेरिका में, जो उसको फेडरल एजेंसी के ही एक ऑफिसर से मिलवा देते हैं। और उसको वो जब सुपारी देता है तो उस सारे मामले में वो पकड़ा जाता है। फिर उसको मई 2023 में अमेरिकन पुलिस एक्स्ट्राडाइट कर देती है चेक रिपब्लिक से, अपनी कस्टडी में ले लेती है और उनकी कस्टडी में वो ये सारे राज एक एक करके पर्दे खोलता है। और जब इंडियन गवर्नमेंट को इस बात का पता है कि नहीं पता है कि मई में वो अरेस्ट हो गया है निखिल गुप्ता, और निखिल गुप्ता का जो कंड्यूड है, जो उसका कंट्रोलर है, जिसको CC1 कहा जा रहा है, वो यही विकास यादव है। इसके नाम और आइडेंटिटी को वो रिवील कर देता है। और नाम और आइडेंटिटी रिवील करने के बाद जब अमेरिकन पुलिस हिंदुस्तान से उसका अता पता मांगती है, तो एक केस एक अब सामने आया है जिसमें उसको अरेस्ट करके तिहाड़ में डाल दिया जाता है। बड़ा पेचीदा मामला है ये, जिसको अमेरिका की फेडरल एफबीआई ढूंढ रही है। वो आदमी तिहाड़ में बंद है और हिंदुस्तान की सरकार ने यहाँ पे किसी पब्लिकेशन में, कोई अखबार में ना उसका नाम है ना कुछ है, और ना अमेरिका को पता है कि वो तिहाड़ जेल में बंद है। क्या लगता है आपको, किस तरीके की साजिश है ये, सुधीर सक्सेना जी? धन्यवाद आत्मजीत जी। आपने कहा कि मामला बड़ा पेचीदा है। निश्चित ही पेचीदा है कि लेकिन जिस तरह से कड़ी से कड़ी जुड़ती जा रही है और जिस तरह से सूचनाएं सामने आ रही हैं, उससे साफ लगता है कि कथित खालिस्तानियों की हत्या के प्रयासों, लॉरेंस बिश्नोई के गैंग की सक्रियता और भारत सरकार के विभागों, विशेष तौर पर राज्य से जुड़े हुए कुछ लोगों की शिरकत
के तार कहीं ना कहीं आपस में जुड़ते हैं या जोड़ने का संदेह पैदा होता है। आप पन्नू की हत्या की साजिश की बात करें, निज्जर हत्याकांड की बात करें, वाशिंगटन पोस्ट की खबर की बात करें, कनाडा के वैदेशिक मामलों की मंत्री के ताजा बयान की भी बात करें, और अमेरिका के एक अदालत से भारत के सुरक्षा सलाहकार के नाम जारी किए गए समन की बात करें, तो ये तार सब इस तरह से जुड़ रहे हैं लगातार, जिससे भारत की राजनय और भारत की विदेश नीति और भारत सरकार की एजेंसियों के आचरण को लेकर पूरी दुनिया में उत्सुकता और भ्रम का वातावरण निर्मित हो गया है, और भारतीय राजनय कहीं ना कहीं कसौटी पर है। और ये लगातार सारी घटनाएं इस बात को सिद्ध कर रही हैं कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की नीति और उनकी डिप्लोमेसी और उनका निर्गुण आंदोलन का रास्ता ही सही रास्ता था, और भारत ने उससे भटक कर न सिर्फ अपने पांवों पर कुल्हाड़ी मारी है, बल्कि कई मुसीबतों को न्योता दिया है। अभी आपके ग्रेटर कैलाश में जो नादिर शाह वाला कांड हुआ था, उसमें एक शूटर पकड़ा गया है, उसका नाम है योगेश उर्फ राजू। उसने अपने बयान में कहा है कि बाबा सिद्दीकी को इसलिए मारा गया क्योंकि वो अच्छा आदमी नहीं था और उसके तार कहीं ना कहीं दाऊद गिरोह से जुड़े हुए थे। लेकिन उसने ये भी कहा कि आपके अनुमान से कहीं बड़ा गिरोह हमारे बिश्नोई का है, और लॉरेंस बिश्नोई के गिरोह में जितने शूटर हैं, उसके हाथ जितने लंबे हैं, और वो जिस तरह से सारी चीजों के अंदर बैठ के अपनी कार्रवाइयों को, अपने षड्यंत्रों को अंजाम देता है, उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो ये जो सारी चीजें लगातार जुड़ रही हैं, वो मुझे लगता है कि भारत सरकार की एजेंसियां, भारत सरकार की डिप्लोमेसी, भारत सरकार की विदेश नीति और भारत सरकार के उच्च पदस्थ अधिकारी और स्वयं भारत सरकार की प्रधानमंत्री और गृह मंत्री, इन पर भी कहीं ना कहीं आंच आ रही है और उनकी छवि मलिन और कलंकित हो रही है। आदित्य जी, इसमें महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और जैसे मैंने कहा कि विधायक एमएलसी रहे बाबा सिद्दीकी की हत्या के आरोपी विश्नोई गैंग का एक साथी जब पुलिस स्टेशन में अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस, देखिए मजे की बात, प्रेस, वो आरोपी है, उसने उसको पकड़ के लाया गया है और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहा है, उससे प्रेस को सवाल पूछने दिया जा रहा है। इसका मतलब आतंक कैसे फैलाया जाता है ये कोई प्रशासन से सीखे। वो कह रहा है कि उनका लक्ष्य बिल्कुल ठीक था और मृतकों को बदनाम करने की पूरी कोशिश की जा रही है। ये तब हुआ जबकि कनाडाई पुलिस, जिसको रॉयल माउंट पुलिस फोर्स कहा जाता है, ने आरोप लगाया कि बिश्नोई गैंग कनाडा की धरती पर हिंसक घटनाओं में शामिल है और भारतीय राजनयिकों ने उन्हें पीड़ितों के व्यक्तिगत विवरण उपलब्ध कराए। अब आप बताइए कि जब उनके व्यक्तिगत विवरण उपलब्ध कराए जाएंगे तो फिर यही सब होगा और अरेस्ट के अंदर वो आदमी उसको, मृतक को जो है वो डेमोनाइज कर रहा है, उनको बुरा भला कह रहा है। मैं कनाडा की विदेश मंत्री मेलानी जोली का एक वक्तव्य आया है, वो मैं सुनाना चाहता हूं, फिर मैं उसकी हिंदी में व्याख्या भी कर दूंगा। आप सुनिए वो क्या कहती हैं, बड़ा सीरियस मामला है ये। A threat, and that's exactly why the RCMP decided to take the extraordinary measure of making public the fact that Canadians were being intimidated, victim of extortion, or even receiving death threats because Indian agents, or agents and diplomats from India were linked to these criminal actions. We've never seen that in our history. That level of transnational repression cannot happen on Canadian soil. We've seen it elsewhere in Europe. Russia has done that in Germany and the US, in the UK. But we needed to stand firm on this issue. And since the beginning of this entire episode with India, I said that we would abide by 3 principles, which are first to seek the truth, to make sure that Canadians would know what happened in the Najjar case and linked to his murder, but also to make sure that Canadians would be aware of what Indian agents, including diplomats, are doing on Canadian soil.
second objective would be to make sure that Canadians would be protected. And I'm happy to see that the RCMP decided to take the decision of going forward and making public what was happening here in Canada. And thirdly, which is fundamental also, particularly when it comes to relationship with other countries, it is the protection and the defense of our sovereignty. And so these three principles are the core of what we're doing, and that's what we'll continue to do going forward. Dernière question, Carole de CNews Montréal. Can we expect more Indian diplomats to be expelled from Canada at this point? Well, you know, they're clearly on notice. So 6 of them have been expelled, including the High Commissioner in Ottawa. Others were mainly from Toronto and Vancouver. And clearly, we won't tolerate any diplomats that are in contravention of the Vienna Convention. And clearly, any diplomats from any party from around any country, from around the world, that would be putting the lives and basically the lives and of Canadians at risk. आपने सुना उन्होंने क्या कहा, मैं इसका हिंदी में जरा अनुवाद कर देता हूं। कनाडा की विदेश मंत्री मेलानी जोली ने भारत के प्रकरण पर कहा है कि हम 3 सिद्धांतों का पालन करते हैं। कनाडा के लोगों को पता होगा कि निज्जर मामले में क्या हुआ, हरजीत निज्जर जिसकी हत्या हुई थी गुरुद्वारे के बाहर सरे में। दूसरा उद्देश्य कनाडा के लोगों को सुरक्षा प्रोवाइड करना, और तीसरा अन्य देशों के साथ संबंध। ये हमारी संप्रभुता और सुरक्षा और रक्षा करता है। पत्रकार ने जब ये पूछा क्या और राजनयिकों को निष्कासित किया जा सकता है, विदेश मंत्री मेलानी जोली ने कहा कि उन्हें स्पष्ट रूप से नोटिस दिया गया है। उनमें से 6 को निष्कासित कर दिया गया है, जिसमें ऑटवा के उच्चायुक्त भी शामिल हैं। अन्य मुख्य रूप से टोरंटो और वैंकूवर से थे, और स्पष्ट रूप से हम किसी भी राजनयिक को बर्दाश्त नहीं करेंगे जो वियना सम्मेलन का या जो वियना अकॉर्ड का उल्लंघन करते हैं। ये वियना अकॉर्ड क्या है सुधीर जी, इसके बारे में थोड़ी विस्तृत जानकारी दे दीजिए। और जो ये 6 अफसर वैंकूवर से और दूसरे जगह से जो निलंबित किए गए हैं, क्या इसमें भारत सरकार का कोई दायित्व नहीं बनता कि वो क्लीन आकर अपनी इमेज को क्लीन करे? लॉरेंस बिश्नोई का नाम कनाडा की रॉयल माउंट पुलिस ने भी लिया है, और उसका नाम विकास यादव से भी जुड़ गया है। तो इसका मतलब है गुरपतवंत सिंह पन्नू हो, हरजीत सिंह निज्जर हो, या पहले भी जो 4 हत्याएं कराई हो, लॉरेंस बिश्नोई के तार कहीं ना कहीं जुड़ रहे हैं। सरकार कटघरे में खड़ी हुई है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये वियना अकॉर्ड क्या है और क्या मर्यादाएं हैं एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री की या दूतावासों की, कि इस तरीके के एस्पिनाज ऑपरेशन में वो एक्सटर्नल एजेंसीज की मदद या रॉ की मदद कर सकते हैं या नहीं कर सकते? देखिए आत्मजीत जी, ये बात तो लगभग सिद्ध हो चुकी है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग या गिरोह एक अंतरराष्ट्रीय गिरोह की शक्ल ले चुका है, और सीमा पार हत्या या फिरौती या आतंक की घटनाओं में उसकी संलिप्तता है। बिश्नोई गैंग अब सिर्फ भारत के भीतर ऑपरेट नहीं कर रहा है, बल्कि जिस तरह की सूचनाएं आ रही हैं उससे सिद्ध हो गया है। हम थोड़ी कनाडा के बारे में बताएं। कनाडा की आबादी लगभग 4 करोड़ 15-20 लाख के आसपास है, और इसमें 5% भारतवंशी हैं, और उनमें भी सबसे बड़ा समुदाय 2% आबादी वहां सिखों की है, और सिख वहां पर समृद्ध कारोबारी हैं, सांसद हैं, और वहां की सरकार में मंत्री भी हैं। तो सिखों को कनाडा की अर्थव्यवस्था में, वहां की राजनीति में, वहां के कारोबारी जीवन में काफी महत्वपूर्ण और सम्मानजनक स्थान प्राप्त है। वियना सम्मेलन, वियना कन्वेंशन की आपने अगर बात की तो यह बहुत स्थापित परंपरा आदिकाल से चली आ रही है कि राजदूत अवध्य होता है, दूत को मारा नहीं जाता है, और निर्दोष नागरिकों की हत्या की इजाजत अंतरराष्ट्रीय मर्यादाएं और मान्यताएं नहीं देती हैं। आप लड़िए, सेना से लड़ाई होगी, आपके जो वर्ग शत्रु हैं आप उनसे लड़िए, जो आपके रास्ते में आ रहा है उनको मिटाइए, लेकिन निर्दोष नागरिकों की हत्या करना और किसी भी देश के राजनयिका या कूटनीतिज्ञों का किसी भी आतंकवाद की, किसी भी छद्म युद्ध की कार्रवाइयों में लिप्त होने की इजाजत वियना कन्वेंशन नहीं देता है। अब अगर ये बात स्थापित होती है कि भारत के राजनयिक कनाडा में जो भी कथित आतंकवादी घटनाएं या हत्या की साजिश आदमी अगर लिप्त है, तो जाहिर है कि वो
वियना कन्वेंशन का उल्लंघन है, जिसकी गंभीरता की ओर कनाडा की विदेश मंत्री जॉली ने संकेत किया है। एक बात और उन्होंने कही है कि कन्वेंशन की बात के साथ साथ उन्होंने कहा है कि कनाडा के नागरिकों की जान को जोखिम में डालने की किसी भी कार्रवाई को कनाडा सहन नहीं करेगा। हम किसी भी व्यक्ति, आपकी नजर में अगर कोई व्यक्ति खालिस्तानी है या आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त है या भारत विरोधी कार्रवाइयों में लिप्त है, तो प्रत्यर्पण की कार्रवाई के लिए कोशिश की जानी चाहिए। प्रत्यर्पण संधि के नाते और भी अनेक तरीके हैं, लेकिन अगर उनके खिलाफ उनकी जान लेने की कोशिश की जाती है तो कनाडा की नजरों में वो एक कनाडाई नागरिक की जान लेने की कोशिश है और उसके तहत उसको कार्रवाई करने का पूरा अधिकार है। अभी तो सिर्फ 6 राजनयिकों को निकाला गया है, बदले में भारत ने भी 6 राजनयिकों को निष्कासित किया है, लेकिन विदेश मंत्री ने कनाडा की स्पष्ट कहा है रिमेनिंग आर ऑन नोटिस। रिमेनिंग आर ऑन नोटिस स्पष्ट है कि बाकी सभी जांच के, नोटिस के, तफ्तीश के दायरे में हैं, राडार पर हैं और उनके बारे में लगातार कनाडा की सरकार जांच कर रही है, तफ्तीश कर रही है और उसने अपने सहयोगी 5 आई के सदस्य देशों, जिसमें अमेरिका भी है, इंग्लैंड भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है, न्यूजीलैंड भी है, इनको भी न सिर्फ आगाह किया है बल्कि उनसे सूचनाओं का आदान प्रदान किया है। अब आपने जो विकास यादव की बात की, तो मुझे लगता है कि सारे खेल की विकास यादव बहुत अहम या बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है। अगर रोहिणी वाली बात जो आपने कही कि बातचीत का जो आपने हवाला दिया वो सही है, तो जाहिर है कि एक रॉ का एक अधिकारी, वो भले ही आज सेवानिवृत्त हो चुका है, लेकिन अगर उसने ऐसा कहा तो जाहिर है कि वो भयादोहन या ब्लैकमेलिंग की कार्रवाइयों में भी लिप्त था। तो ये सारे अपराध कहीं ना कहीं उसको एक महत्वपूर्ण कड़ी के साथ साथ एक ऐसा व्यक्ति निरूपित करते हैं जिसने अपने पद और अपनी मर्यादा और अपने दायरे का उल्लंघन किया था। महात्मा गांधी के प्रपौत्र तुषार गांधी का एक ताजा बयान ये आया है जिसमें उन्होंने गोडसे और बिश्नोई को आरएसएस का पोस्टर बॉय बताया है। और यह कारण नहीं है कि आप अभी ताजा घटना ये है कि गौरी लंकेश के हत्या के आरोपियों को जब जमानत पर रिहा किया गया तो उनका फूल मालाओं से उनका टीका करके स्वागत किया गया और उनके पक्ष में नारे लगाए गए। इस तरह की घटनाएं पहले भी घटी हैं कि वे लोग जो आतंकवादी गतिविधियों में, हत्या के मामलों में लिप्त थे, उनका स्वागत उन लोगों ने किया जिनके भारत में केंद्रीय सरकार या डबल इंजन सरकारों से नजदीकी रिश्ते रहे हैं या उनके विचारों में उनकी आस्था रही है। आत्मजीत जी जी, मैं आपको अब दूसरी तरफ ले चलता हूं। हमारा चौथा स्तंभ जो मीडिया है, जिसको अमेरिकन सरकार ने लैपडॉग मीडिया या गोदी मीडिया की उपाधि दी है, उसके ऊपर स्मिता प्रकाश ने आज एक ट्वीट डाला। वो ट्वीट देखिए, वो कह रही हैं कि कनेडियन डॉक्यूमेंट्स में फॉरेन इंटरफेरेंस, जो इंडियन जर्नलिस्ट, मेरे जैसे हिंदुस्तान के जर्नलिस्ट हैं जो इंडियन एडिटर्स गिल्ड के मेंबर हैं, और क्या इंडियन पत्रकारों को अब फॉरेन गवर्नमेंट्स गोदी मीडिया के नाम से संबोधन करेगी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में। वो इंडियन एडिटर गिल्ड से गुहार लगा रही हैं कि अगर इस तरीके की ग्राउंड रिपोर्ट, जो हम एक कैनेडियन हाई कमिश्नर को साउथ ब्लॉक में बुलाया गया, उनकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाएगी, अगर हम ये ग्राउंड रिपोर्ट अपने प्रेस के जरिए, एएनआई के जरिए दिखाते हैं, तो क्या ये हमारी गलती है? और इंडियन एडिटर गिल्ड या प्रेस काउंसिल इसमें चुप क्यों है? उनका ये इल्जाम है। उनके इल्जाम पर अब बहुत सारे लोगों ने ये कहा है कि पत्रकारों का काम सरकार से सवाल पूछने का भी, पत्रकारों का काम सिर्फ विपक्ष को लगातार निशाना बनाने का नहीं होता है, और उन्हें बचाने के लिए इस तरीके की कहानियां जो गोदी मीडिया पिछले 10 साल से बनाती आ रही है, उसकी गरिमा गिरी है, जिसकी वजह से अब अमेरिका और कनाडा की सरकार भी प्रतिबंध लगा रही है कि ये इंफॉर्मेशन न्यूज़ और जो ये आर्टिकल, जो खबरें छपती हैं या खबरें दिखाई जाती हैं, ये अमेरिका और कनाडा में ना चलें। क्या किसी छोटे पत्रकार पर जब हमला होता है इस तरीके का, तो ये बड़े पत्रकार क्या उसकी डिफेंस में आते हैं? मेरा सवाल पहला आपसे ये है।
और दूसरा ये है, इल्तिजा मुफ्ती ने सरेआम ANI को नाम लेकर बात करने से इनकार कर दिया था कि उधर कनाडा के, किस लिए कर दिया था कि आप जो है चीजों को एडिट करके दिखाते हैं, जो करेक्ट इंफॉर्मेशन है वो नहीं बताते हैं। और उधर कनाडा के फॉरेन इंटरफेरेंस कमीशन ने अपने ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में स्मिता प्रकाश समेत कई बड़े पत्रकारों और टीवी चैनलों को फर्जी ट्वीट करने, खबरें प्रसारित करने और दुष्प्रचार करने का दोषी बता के गंभीर इल्जाम लगाए हैं। प्रेस के बारे में एडिटर गिल्ड और स्मिता प्रकाश, क्या कहना है आपका सुधीर जी? देखिए आत्मजीत जी, जिसे हम मोटे तौर पर गोदी मीडिया कहते हैं, वह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता या प्रेस की स्वतंत्रता की दुहाई देने का अधिकार खो चुका है। 10 वर्षों में, इसके पहले भी पत्रकार या मीडिया सत्ता के पक्ष या विपक्ष में लिखते आए हैं, बोलते आए हैं, कहते आए हैं, लेकिन पत्रकारों में इस तरह से सीधा सीधा जो वर्टिकल डिवीजन कभी नहीं हुआ कि आप कहें कि यह गोदी मीडिया का सदस्य है या ये कहें कि ये गोदी मीडिया के बाहर है। तो जो ये जो खड़ा विभाजन, वर्टिकल डिवीजन हुआ है, उसके बाद 10 सालों में जो आचरण मोटे तौर पर गोदी मीडिया का रहा है, उससे जो मीडिया की प्रतिष्ठा गई है, जो उसकी किरकिरी हुई है और जो जनता के बीच में उसने अपनी साख खो दी है, उसके बाद गोदी मीडिया के किसी भी सदस्य को ये कहने का, ये दुहाई देने का और ये दलील देने का हक नहीं रहा कि देखिए आज ऐसा हो रहा है और आपको ऐसा करना चाहिए, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो कम से कम उनको नसीहत देने का तो वे अधिकार खो चुके हैं। और जब इस देश में एक से एक भयावह घटनाएं हुई हैं, तब इस मीडिया के सदस्यों ने क्या अपने दायित्व का निर्वाह किया था? राष्ट्रीय स्तर पर, चाहे वो किसान आंदोलन का हो, चाहे गौरी लंकेश कलबुर्गी या पानसरे की हत्या हुई हो, या लिंचिंग की घटनाएं हुई हो, या फर्जी एनकाउंटर में लोगों को मारा गया हो, तब क्या कभी गोदी मीडिया के लोगों ने आवाज उठाई या अपने दायित्व का निर्वाह किया या अपने कर्तव्य की बात कही? तब उनकी आत्मा ने क्या कभी उनको कचोटा नहीं? आप जब अंतरात्मा की बात करते हैं, आप जब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करते हैं और उन चीजों की दुहाई देते हैं, तो ये जो कहते हैं ना कि शैतान और बाइबिल वाला किस्सा जो याद आता है, तो शैतान बाइबिल का पाठ कर रहा है, तो जब आप जो सैटेनिक वर्सेस वाली बात है, जब तक आप शैतान की आयतें पढ़ते रहे तब तक कोई दिक्कत नहीं, और जब आपकी भद्द पिटने लगी और आप तकलीफ में आए, तब आपको जो है बाइबिल याद आ रही है, तब आपको नियम, कायदे, सिद्धांत, मूल्य और सारी चीजों की याद आ रही है। तो मुझे नहीं लगता है कि, और जैसा कि महबूबा मुफ्ती ने किया, बिल्कुल ठीक किया उन्होंने। जो लोग चीजों को तथ्यों से काट कर, जी, जो लोग महबूबा की बेटी, जी सॉरी महबूबा की बेटी ने जो कहा, तो जो लोग या जो वर्ग या जो संप्रदाय चीजों को संदर्भों से काटकर अपने मतलब को साधने के लिए प्रस्तुत करता है, जाहिर है कि उसका बहिष्कार किया जाना चाहिए। और ये इस तरह के गलतियां कांग्रेस के बड़े नेता प्रायः करते रहे हैं कि वो सदाशयतावश और प्रेस की स्वतंत्रता और प्रेस की एकता में यकीन रखते हुए उन्होंने उनको इंटरव्यू दिया, उन्होंने उनको इंटरटेन किया, उन्होंने उनको इंगेज किया, लेकिन उसका खामियाजा उन्होंने भुगता। तो प्रेस को अपने जो रंगे सियार हैं और जो पंचमार्गी तत्व हैं, उनसे सावधान रहना चाहिए और उनको हाशिए में धकेलने की कोशिश करनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये सारा जो खेल है, ये प्रपंच जो है, ये स्वांग जो है, अब इसलिए किया जा रहा है कि उन पर बन आई है उनकी प्रतिष्ठा और भारतीय राजनय और भारतीय के राजनीति के जो सर्वे सर्वा हैं, उनकी छवि पर आंच आ रही है। इसलिए ये सारा स्वांग या प्रहसन या नाटक रचा जा रहा है, जबकि इसका कोई औचित्य नहीं है और ये लोग अपनी धार, अपनी चमक और अपनी प्रतिष्ठा खो चुके हैं। आत्मजीत जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। FBI के निदेशक क्रिस्टोफर एरे ने भी यही बात कही है कि FBI अमेरिका में रहने वाले लोगों के खिलाफ हिंसा या अन्य प्रतिशोध के प्रयासों को बर्दाश्त नहीं करेगी, उन्हें रोका जाएगा, जवाबदेही तय होगी, ताकि अंतर्राष्ट्रीय दमन के ऐसे कृत्यों में शामिल होने वाले लोगों को दंड का प्रावधान मिले। उन्होंने ये कहा, अभियोग के अनुसार, उनके अमेरिकन अभियोग के अनुसार यादव और गुप्ता भाड़े पर हत्या करने के आरोपी हैं, कम से कम 10 साल की सजा तय है। और हत्या की साजिश के बाद जो मनी लॉन्ड्रिंग की साजिश, आपको याद होगा, उसमें $100,000 यानी कि
करीब 8 करोड़ रुपए या 80 लाख रुपए, माफ कीजिएगा, 80 लाख रुपए या 83 लाख रुपए देने की बात हुई थी। $15,000 एडवांस दिया गया था। तो ये मनी लॉन्ड्रिंग का भी केस बनता है, जिसमें 20 साल की सजा भी बनती है उनके खिलाफ। अब सवाल ये उठ जाता है कि क्या विकास यादव हैंडओवर दिए जाएंगे इंडियन अथॉरिटीज द्वारा, या विकास यादव का नामो निशान मिट जाएगा, या जो ये राष्ट्रवाद का नया मुखौटा लॉरेंस बिश्नोई बनाए गए हैं, इससे कोई भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिलेगा। अभी तो नुकसान होता नजर आ रहा है। भारत की सरकार अमेरिका और कनाडा के सामने अपने जो उन्होंने टीम भेजी है, अमेरिका में तो उन्होंने टीम भेजी है 7 ऑफिसरों की और सेना कर्मियों की, हालांकि कनाडा से तो वो अभी बात भी नहीं कर रही है, क्योंकि उन्होंने इंटेल शेयर की थी और उन्होंने कहा था इंटेल हमारे पास आई है, आप इस पे जवाब दीजिए। अभी तक कोई जवाब भारत सरकार ने कनाडा को नहीं दिया है। हालांकि अमेरिका में सफाई देने के लिए उनकी एक टीम अमेरिका गई है। उसके बाद ही FBI ने वारंट इशू कराए हैं न्यूयॉर्क कोर्ट से 17 अक्टूबर 2024 को। आज की चर्चा में भाग लेने के लिए डॉक्टर सुधीर सक्सेना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।